Hello everyone. Today we are going to discuss the next part of lease accounting Ind AS 116. इस पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले वाली क्लास में हमने ये देखा था कि लीज अकाउंटिंग को इंड एस 116 में किस प्रकार से रीडिफाइन कर दिया गया है। रीडिफाइन करने का मतलब लीज के डेफिनेशंस को चेंज कर दिया गया है और लेसी की अकाउंटिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। लेसी को अब किसी भी हालात में अपने बुक्स में जब भी वो लीज कॉन्ट्रैक्ट पे कोई एसेट्स लेगा तो उसे एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे बोल सकते हैं कि यदि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो इन द बुक्स ऑफ लेसी लेसी की बात करें तो लेसी के लिए लेसी शैल ऑलवेज रिकॉर्ड एसेट्स। एसेट्स उसे रिकॉर्ड करना है। एसेट्स का मतलब हमने देखा था पिछली क्लास में कि एसेट्स का मतलब होता है ROU एसेट्स, यानी कि जिस एसेट्स को हमने लीज पे लिया है उसका हमें राइट ऑफ यूज मिलना चाहिए, जो हमने देख लिया था। तो एसेट्स रिकॉर्ड करना है और कॉरेस्पॉन्डिंगली उसे अपने बुक्स में लायबिलिटीज भी रिकॉर्ड करना ही करना है। उसके पास सिंगल ऑप्शन है। सिंगल ऑप्शन का मतलब उसे हमेशा यही काम करना पड़ेगा। यदि हम लेसर की अकाउंटिंग की बात करें तो लेसर की अकाउंटिंग चेंज नहीं हुई है। लेसर की अकाउंटिंग बिल्कुल जैसे पहले आप पढ़ते थे इंटरमीडिएट लेवल पे, क्या पढ़ते थे आप? पढ़ते थे AS 19। तो ये बिल्कुल AS 19 की याद दिलाएगा हमें। या फिर जिन बच्चों ने इंड AS 117 पढ़ रखा है तो इंड AS 117 में भी यही बातें लिखी हुई थी। तो लेसी के अकाउंट्स में तो चेंज हुए हैं बट लेसर के अकाउंटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो फिर से हमें कहीं ना कहीं AS 19 ही पढ़ना पड़ेगा। हमें फाइनेंशियल लीज की बात करनी पड़ेगी या फिर हमें ऑपरेटिंग लीज की बात करनी पड़ेगी। ओके, तो हम काम करते हैं। सबसे पहले हम आज लेसी के अकाउंटिंग की बात करेंगे। लेसी की अकाउंटिंग की बात करें तो हमने देखा कि एक लेसी को अपने बुक्स में एसेट्स, एसेट्स का मतलब ROU एसेट्स, रॉ एसेट्स, रॉ एसेट्स का मतलब राइट ऑफ यूज एसेट्स, और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना होगा। ओके, the topic here is initial recognition and measurement, that is how to recognize lease liability by the lessee। लेसी किस प्रकार से अपने लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा। तो हम आपको बता दें कि AS 19 में भी हमने पढ़ा था कि जब भी लीज लायबिलिटी बुक करता है लेसी तो उसको क्या याद रखना है? उसको याद रखना है कि उसे कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। क्या कैलकुलेट करनी है उसको? प्रेजेंट वैल्यू। किस बात की प्रेजेंट वैल्यू? ऑफ द फ्यूचर लीज पेमेंट। जो लीज पेमेंट वह पे करेगा, जो भी लीज पेमेंट वह पे करेगा फ्यूचर में, जो भी फ्यूचर में लीज पेमेंट पे करेगा उसका उसे क्या निकालना पड़ेगा? उसका उसे निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट टू बी मेड ओवर द लीज टर्म। यानी कि जो भी आप फ्यूचर में लीज पेमेंट पे करोगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम डिस्काउंटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम यहाँ पे IRR, यानी कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा लेसी के लिए, उसी का इस्तेमाल हम करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए। यदि सवाल में IRR नहीं दे रखा है, यानी हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रखा है, तो लेसी के लिए जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट होगा, जो सवाल में दी होगी, उस इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट का ही हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे डिस्काउंटिंग करने के लिए। यानी मैं बोल दूं आपको कि जब भी लीज लायबिलिटी को आप डिस्काउंट करोगे तो आप या तो पहली प्रायोरिटी आप IRR को दोगे। यदि IRR आपके पास नहीं है तो फिर लेसी के लिए जो IBR है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, उसी का आप इस्तेमाल करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट निकालने के लिए। अब हम बात करेंगे कि लीज पेमेंट में क्या क्या आते हैं। तो लीज पेमेंट में इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जो भी आपने अनअवॉइडेबल लीज रेंटल पे करने हैं, यानी कि फिक्स्ड पेमेंट, लेस लीज इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स यदि मुझे मिल रहे हैं लेसर से तो मेरे खर्चे कम हो जाएंगे। मान लो मैं 40,000 रुपए का लीज रेंटल पे कर रहा हूं और एसेट्स को मैं बिल्कुल सही तरीके से यूज कर रहा हूं, जिससे लेसर ने मुझे 2,000 रुपए के इंसेंटिव्स दिए, तो मेरे खर्चे तो 38,000 ही हुए ना। तो जो भी आप फिक्स्ड लीज पेमेंट करोगे उसमें से याद रखना लीज इंसेंटिव्स, ये हमारे क्वेश्चंस में दी होंगी, इसे हम माइनस कर देंगे। दूसरा हम क्या लेंगे? दूसरा लेंगे हम वेरिएबल लीज पेमेंट, जो वैरी करेगा। कैसे वैरी करेगा? तो इसके लिए आपको इंडेक्सेशन यूज करनी है। इंडेक्सेशन का मतलब
जैसे मान के चलो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे रखा होगा, इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा होगा, उसके हिसाब से यदि आपका लीज रेंटल वेरी करता है तो उस वेरिएबल लीज पेमेंट को भी हम लीज पेमेंट का हिस्सा मान लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट इज बिल्कुल AS19 की तरह गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, यानी कि एसेट्स बिल्कुल यूज करने के बाद जो वैल्यू लेसी लेसर को पे करता है उसे बोलते हैं GRV। उसके बाद फिर परचेज ऑप्शन प्राइस, यदि सवाल में ये दिया हुआ है कि 100% चांसेस है या बिल्कुल रीजनेबल सर्टेनिटी है कि लेसी एसेट्स को यूज करेगा लीज टर्म में, और जब लीज टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो लेसी उसे खरीदना चाहता है, तो खरीदने के लिए जो पैसे वो देने को तैयार है उसे बोलते हैं हम परचेज ऑप्शन प्राइस। तो यदि लेसी रीजनेबल सर्टेन है परचेज ऑप्शन प्राइस पे करने के लिए तो ये भी आपके लीज रेंटल में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखनी है, पिनल्टीज। पिनल्टीज कब पे करते हैं? पिनल्टी हम तब पे करते हैं जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मान के चलो कोई लीज टर्म आपने 12 साल के लिए ले रखा है, बट 9 साल के बाद उसे आप टर्मिनेट कर रहे हो। टर्मिनेशन करने के लिए आपको लेसर को जो पेनल्टी देनी पड़ रही है उस पेनल्टी को भी हम क्या करेंगे, लीज पेमेंट में इंक्लूड कर लेंगे। यानी कि लीज पेमेंट की हम बात करें तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, कुल मिला के 5 मुद्दे। द फर्स्ट वन इज जो भी लीज पेमेंट आप पे कर रहे हो जो अनअवॉइडेबल है। दूसरा, जो आपका लीज पेमेंट वैरी करेगा जिसके लिए इंडेक्सेशन पे कहीं ना कहीं डिपेंड रहना आपको। थर्ड वन इज द गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। फोर्थ वन इज परचेज ऑप्शन प्राइस, यदि आप खरीदना चाहते हो उस एसेट्स को एट द एंड ऑफ लीज टर्म। एंड द लास्ट वन, इफ यू आर गोइंग टू टर्मिनेट द लीज देन यू हैव टू पे द पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि आप पे करते हो तो फिर ये सारे पॉइंट्स आपको लीज पेमेंट्स में लेने हैं। लीज पेमेंट में क्या क्या नहीं लेने हैं? तो लीज पेमेंट में जो नॉन लीज कंपोनेंट के खर्चे हैं, जैसे मान के चलो एक बिल्डिंग मैंने लीज पे ले रखी है 20 सालों के लिए, बट उस बिल्डिंग का जो लिफ्ट मेंटेनेंस चार्ज है, उस बिल्डिंग का जो वाटर बिल है वो मुझे अलग से देना होता है, दैट इज द नॉन लीज कंपोनेंट। तो जो वाटर बिल दे रहा हूं मैं, लिफ्ट चार्जेस दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूं मैं, इस सब को आप लीज पेमेंट में इंक्लूड नहीं करोगे। उसके बाद कोई सा भी कॉन्टिंजेंट लीज पेमेंट है जो आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, उसका कोई इंडेक्सेशन नहीं है, वो इंडेक्सेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वैरी करेगा वो और उसका इंडेक्स से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो उसको आप नहीं लोगे, यानी कि कॉन्टिंजेंट रेंट जो है उसे आप नहीं लोगे। आइए प्रैक्टिकली करते हैं इसे, हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये काफी रेलेवेंट है और एग्जाम में कम से कम 6 to 8 मार्क्स के सवाल इसके आ सकते हैं। लीज टर्म मैंने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए 5 साल ही रखा, यानी कि आप जो एसेट्स अपने पास ला रहे हो लीज पे उसका लीज टर्म 5 ईयर्स है। लीज पेमेंट जो आप करोगे वह 1 लाख ईच ईयर अपफ्रंट। अपफ्रंट का मतलब हुआ जिस दिन आप एग्रीमेंट कर रहे हो इमीडिएटली, 0 ईयर में आपको इमीडिएटली जिस दिन आप एग्रीमेंट कर रहे हो उसी दिन आपको अपफ्रंट पे करना है। कितना रुपया पे करना है आपको? 1 लाख रुपया आपको पे करना है तुरंत के तुरंत। उसके बाद इन्होंने कहा इट शैल, यानी कि 1 लाख रुपया इंक्रीज हो जाएगा 2% से, 2% से इंक्रीज होगा ईच ईयर, मतलब जैसे ही नए साल आएंगे आपका लीज रेंटल 2% से बढ़ जाएगा। थैंक गॉड इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न या इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चंस में दे रखा है कितना परसेंट? 5% दे रखा है, तो बहुत बढ़िया। आइए तो इसकी सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेसी शैल रिकॉग्नाइज लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी कैसे रिकॉग्नाइज करेगा लेसी? तो इस सवाल को हम देखें तो लीज लायबिलिटी हमारे पास सिर्फ लीज रेंटल ही है, ना तो यहाँ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दे रखी है, ना ही पेनल्टी की बात हो रखी है, ना ही परचेज ऑप्शन की बात हो रखी है। तो हम ये मानेंगे कि हम जो पे कर रहे हैं 1 लाख वही हमारे लिए लीज लायबिलिटी होगा। तो आइए हम लीज लायबिलिटी के लिए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द IRR, जो कि क्वेश्चन में 5% दे रखा है आपके पास कि आपको IRR 5% ही लेना है। ओके, तो हम 5% IRR लेकर के हम काम करते हैं। तो सब लोग अपना कैलकुलेटर निकाल लेंगे और 5% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर तो दोस्तों आप निकाल ही सकते हो, उसमें तो मैं हेल्प नहीं कर सकता आपको यहाँ से, तो आप डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लो। ध्यान ये रखना कि ये ईयर जो लिखा है ना मैंने, तो इस ईयर में ना अपफ्रंट था। अपफ्रंट का मतलब ईयर के स्टार्ट होते ही, मतलब एक तरीके से
बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है, यानी कि आप ये समझो कि बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर आपको पेमेंट करनी है, तो इसलिए पहले साल आप एक तरीके से 0 ईयर मान के चलोगे, 1 लाख पे कर रहे हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप 1 ले लोगे। फिर दूसरे साल के बिगिनिंग में आपको 1 लाख प्लस 2% लेना आपको, फिर अगले साल प्लस 2%, फिर अगले साल प्लस 2%, फिर अगले साल प्लस 2%, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लोगे आप, फिर इसको आप समेशन निकाल लोगे, इतने की लायबिलिटी आपको बुक करनी होगी। इस प्रकार से लीज लायबिलिटी बुक की जाएगी, किसके बुक में? लेसी के बुक। ओके, तो हमने लीज लायबिलिटी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे ROU एसेट्स को लेसी किस प्रकार से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। अभी जो हमने डिस्कस किया था वहां हमने बात की थी सिर्फ किसके बारे में? वहां हमने बात की थी लायबिलिटी के बारे में। आइए हम बात करते हैं किस प्रकार से एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी है एज पर इंड AS 116। क्या बोलता है इंड AS 116? इंड AS 116 बोलता है लेसी सेल इनिशियली मेजर, यानी कि वह रिकॉर्ड करेगा ROU एसेट्स एट इट्स कॉस्ट। किस पे रिकॉर्ड करेगा? कॉस्ट पे। कॉस्ट का मतलब सर क्या हुआ? कॉस्ट का मतलब हुआ जितने आपने लीज लायबिलिटी बुक कर रखा है प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, वह तो आपको लेना ही लेना है, प्लस आपको उसमें और भी चीजें ऐड करनी है, जैसे कमेंसमेंट ऑफ लीज टर्म। जिस दिन आपका लीज टर्म स्टार्ट हो रहा है उससे पहले, यदि उसके पहले मान लो 15 अगस्त को आपका लीज टर्म स्टार्ट हो रहा है और आपने 10 अगस्त को ही आपने कुछ पैसे दिए थे ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, तो उसे भी आप ऐड कर दोगे। उसके बाद एसेट्स को लाने के लिए जो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो आप एक तरीके से AS10 जो PPE है आपका AS10 में आप एसेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड करते थे। जब एसेट्स की वैल्यू आप रिकॉर्ड करते हो AS10 में, तो आपको याद होगा ना कि जो भी अपना डायरेक्ट एक्विजिशन कॉस्ट होता है वह हमारे एसेट्स के कॉस्ट यानी कि प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो AS10 की तरह हमें याद रखना है। या जब आप इंड AS पढ़ोगे तो इंड AS कौन सा था बताओ जल्दी से, कौन सा बचा होता है कि AS10 के लिए इंड AS कौन सा है? तो सर AS10 के लिए इंड AS जो था हमारा वह था, जल्दी बताइए मैं भूल गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बच्चे इंड AS 16। यानी कि इंड AS 16 जब आप पढ़ते हो या आप AS10 पढ़ते हो, जो डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं एक्विजिशन कॉस्ट, उसे आप हमेशा एसेट्स के कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हो। फिर उसके बाद इंड AS 16 बोलिए या AS10 में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हम हमेशा प्रोविजन बनाते हैं इनिशियल एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो कि लेसी खर्च करेगा आने वाले टाइम में जब एसेट्स को वहां से डिसमेंटल की जाएगी। यानी कि एसेट्स को हटाने पे जो खर्चे होंगे उसका प्रोविजन हम आज ही बना लेंगे। ये काम हम AS10 या इंड AS 16 में भी करते थे। दैट इज द प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द अंडरलाइंग एसेट्स। ओके, तो ROU में क्या क्या आएगा? तो ROU में सबसे पहले जो भी लीज लायबिलिटी आपने बुक कर रखी है वह तो कॉस्ट का हिस्सा होगा ही होगा, प्लस 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपने कमेंसमेंट ऑफ लीज से पहले जो भी पेमेंट किया है उसे भी आप लीज लायबिलिटी के साथ ऐड कर दोगे। फिर आपका कोई डायरेक्ट कॉस्ट है जो एसेट्स को लाने में हेल्प कर रहा है उसे आप ऐड कर दोगे, और एसेट्स को लीज टर्म के समाप्त होने पे हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए जो खर्चा करोगे उसकी आज जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा है ये, देखिए लीज कमेंसमेंट डेट, ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए लीज कमेंसमेंट डेट कब का दिया हुआ है? तो लीज कमेंसमेंट दे रखा है Feb 1 2016 को। लीज पीरियड यानी कि 12 सालों के लिए आपने लीज पे लिया। लेसी सेल पे ₹10,000 फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लीज, यानी कि 10,000 रुपया आपको देने हैं कमेंसमेंट ऑफ लीज से पहले, ध्यान रखना आप इसको। आगे कैश इंसेंटिव मिलेंगे। ओहो, मतलब कि क्योंकि आप एसेट्स को जो यूज कर रहे हो, लेसर के एसेट्स को यूज करते समय आपको लेसर ने कुछ इंसेंटिव्स दे दिए, तो ये इंसेंटिव्स आपके लीज रेंटल को कम कर देगा। तो जब भी हम लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो इस इंसेंटिव को हम वहां पे माइनस कर देंगे।
आगे देखिए एक्विजिशन, एक्विजिशन पे कितने खर्चे हुए, 4000 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं एसेट्स को एक्वायर करने में। उसके बाद थैंक गॉड कि जो लायबिलिटीज बुक करेगा, कौन बुक करेगा, लेसी, उसने ऑलरेडी बुक कर रखा है। तो हमारे पास एक काम बच गया अपना कि हमारे पास दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लेसी, कितना 8,50,000। तो सवाल ये है कि कितने रुपए का आप ROU एसेट्स रिकॉर्ड करोगे। तो सब लोग आंसर देंगे कि कितने रुपए का ROU एसेट्स रिकॉर्ड होगा, फटाफट आंसर दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 8,50,000 रुपया, ये तो हमें लेना ही लेना है। फिर इसमें मुझे ऐड कर देना है डायरेक्ट एक्विजिशन कॉस्ट। फिर इसमें मुझे माइनस कर देना है, क्या माइनस कर देना है बताइए, जो भी इंसेंटिव्स हमें मिलेंगे उसे माइनस कर देंगे। और उसके बाद जो आपने कॉमेंसमेंट ऑफ लीज से पहले पे कर रखा है उसे हम ऐड कर देंगे। यानी कि आप ये समझो कि 8,50,000 रुपये में आप 4,000 ऐड कर दो, फिर 50,000 माइनस कर दो, फिर आप 10,000 रुपये ऐड कर दो, जो भी आएगा आपका, इसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है कि आपका 8,14,000 आ जाएगा। बट आप फिर से समझिए कि 8,14,000 निकालने के लिए जो कॉस्ट मॉडल आपको डिफाइन किया गया है, ये कॉस्ट मॉडल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉस्ट में कौन कौन सी बातें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सवाल है ये, इस सवाल को करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। लेसी, लेसी की बात कर रहे हैं हम, लेसर की बात नहीं कर रहे हैं। लेसी एंटर्ड इनटू 3 ईयर लीज ऑफ इक्विपमेंट, 3 साल के लिए आप लीज को मान रहे हो। लीज रेंटल्स जो आपको देने हैं फ्यूचर में, और यहां ध्यान रखना यहाँ एंड ऑफ ईच ईयर है, यानी प्रत्येक साल के एंड में। इससे पहले हमने प्रत्येक साल के बिगिनिंग में लिया था तो वहां 0 ईयर से स्टार्ट हुआ था। यहाँ प्रत्येक साल के एंड में आपको ये लीज रेंटल पे करने हैं। कितने पे करने हैं, 20,000, 30,000, 50,000। थैंक गॉड फिर से हमारे पास IRR दे रखा है। यदि IRR मिसिंग होती है तो फिर हम IBR ढूंढेंगे, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। बट इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी IRR को ही मिलता है लेसी के लिए। इसके साथ साथ लेसी डेप्रिसिएट करता है अपने एसेट्स को, यानी ROU एसेट्स को स्ट्रेट लाइन मेथड पे। आपसे पूछ रहा है हाउ लेसी वुड अकाउंट द अबव लीज, किस प्रकार से इस लीज की अकाउंटिंग होगी। तो सबसे पहले स्टेप वन में क्या करेंगे, हम लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे। सवाल में ना सिर्फ लीज रेंटल ही दे रखा है, लीज रेंटल के अलावा ना तो इंसेंटिव्स दे रखे हैं, ना तो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दे रखे हैं, ना तो वेरिएबल रेंट दे रखे हैं इंडेक्स वाले, ना ही परचेज ऑप्शन प्राइस दे रखे हैं, ना ही पेनल्टी। तो जो चीज मिसिंग है हमारे लायबिलिटी के लिए उसे आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे, और जो हमारे पास दे रखे हैं उसे ही हम मान लेंगे लीज रेंटल। क्योंकि IRR सवाल में 12% दे रखा है, 12%, 12% को हम क्या करेंगे बताइए, 12% को हम यहाँ पे डिस्काउंट कर लेंगे कैलकुलेटर यूज करते हुए, और ये वैल्यू हम रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी कि हमारे पास जो ये वैल्यू आ गई, दिस इज द लीज लायबिलिटी। हम इतने रुपए का लीज लायबिलिटी क्या करेंगे, बुक करेंगे। लीज लायबिलिटी बुक करने के बाद हम एसेट्स बुक करेंगे, दैट इज द स्टेप 2। स्टेप 2 में हम एसेट्स की बात करेंगे। एसेट्स की बात करने के लिए अभी हमने डिस्कस किया है कि एसेट्स को जब भी बुक करते हैं तो हम क्या क्या लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, फिर हम लेते हैं इसमें जो भी डायरेक्ट एक्विजिशन कॉस्ट होता है, फिर इसमें हम लेते हैं कोई इंसेंटिव मिल रहा है तो उसे माइनस कर देंगे, फिर इसमें हम लेंगे कॉस्ट ऑफ रिमूवल, जो आप फ्यूचर में इसे डिसमेंटल या रिमूव करोगे उसे भी आप इसे लोगे। बट सवाल में इतने इंफॉर्मेशन नहीं दे रखे हैं, तो जितने की लीज लायबिलिटी है वही आपका एसेट्स हो जाएगा। क्या एंट्रीज हम पास करेंगे, तो ये बिल्कुल हायर परचेज की एंट्री है। यदि हम एंट्रीज की बात करें तो जो आप हायर परचेज की एंट्री पास करते थे बिल्कुल वैसा ही एंट्री यहाँ पे। सबसे पहली एंट्री है ROU एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, जितना हमने रिकॉर्ड किया एसेट्स और जितने रिकॉर्ड किया हमने लायबिलिटी। हालांकि ये दोनों अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो उसका क्या डिफरेंसेस को कैसे हम डील करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे, लायबिलिटी पे इंटरेस्ट निकालोगे आप। लायबिलिटी पे जब भी आप इंटरेस्ट निकालोगे तो आप यूज कर लेना कितना परसेंट,
आप यूज कर लेना 12%, जो आपका IRR है उस पर आपका ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मित्रों मैंने आपको कहा कि जो आपका एसेट्स है उस एसेट्स को आप स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि 3 सालों में आप इसे क्या करो, डेप्रिसिएट करो, तो आप 3 से डिवाइड कर दो, आपका डेप आ जाएगा। फिर लीज लायबिलिटी कितना पे करना आपको, 20,000 रुपए की आपको लीज लायबिलिटी पे करनी। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट ईयर की एंट्री पास कर ली। नेक्स्ट ईयर से जो एंट्री होगा, तो नेक्स्ट ईयर की एंट्री की बात करें तो नेक्स्ट ईयर से आपकी ये एंट्री तो बिल्कुल नहीं होगी, बट ये एंट्री और रिमेनिंग एंट्री फिर ऐसे ही सेम चलेगा 3 सालों तक। इस प्रकार से हमने लेसिक अकाउंटिंग को समझा। तो एक बार फिर से इसको हम समराइज करते हैं। लेसिक अकाउंटिंग जब भी करेंगे हमें ध्यान रखना है कि एसेट्स को किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करें, तो एसेट्स को रिकॉग्नाइज करना है हमें, और फिर हमें लायबिलिटी को भी रिकॉग्नाइज करना है। लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करें तो जो भी हम फ्यूचर में लीज रेंटल पे करेंगे उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो डिस्काउंटिंग रेट यूज करेंगे वो हमेशा IRR ही यूज करेंगे। यदि सवाल में IRR नहीं दे रखा है तो हम IBR यूज करेंगे। और फिर जब हम ROU कैलकुलेट करेंगे, राइट ऑफ यूज एसेट्स, तो हम देखेंगे जितनी लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड कर रखी है उसे ले लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्विजिशन कॉस्ट, फिर इसमें ऐड कर देंगे हम इस एसेट्स को लीज टर्म के एंड में हटाने पे, यानी कि डिसमेंटलिंग और रिमूविंग करने के जो खर्चे होंगे इसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम सम करेंगे जहां पे हम बात करेंगे किस प्रकार से आपका रेंट कहीं ना कहीं इंडेक्सेशन के ऊपर, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेशन है, इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसके ऊपर किस प्रकार से आपका रेंट डिपेंड करता है, उसे हम किस प्रकार से कंसीडर करेंगे। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ पेशेंस एंड लिसनिंग दिस। थैंक यू।